कहानी का नाम अधूरा सुहाग। क्यों रे निखिल, बहू को घर कब लाएगा? किशन चाचा ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। निखिल उनको अनसुना करते हुए तेजी से पुराना कपड़ा हाथ में उठाकर आंगन में रखी मोटरसाइकिल पहुंचने लगा। सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, ना घर बसाया ना परिवार। अब पराई स्त्रियों की खबर ना रखेंगे तो भला और क्या करेंगे? अपनी बहू की खोज खबर तक न ली। अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बड़बड़ाते हुए बाइक साफ करके वो नौकरी पर चला गया। किशन चाचा भी अपनी इस उपेक्षा पर मुस्कुराकर मौन रह गए। शायद उनका यही एकमात्र प्रायश्चित था। कभी श्रवण कुमार कहे जाने वाले किशन की मुंह से निकली बात बात नहीं, पत्थर की लकीर मानी जाती थी। साधो भा असील की सपने हूं मैं छुई, जाए आप निभावे जन्म भर लड़कर ना कही जाए। रघुकुल की रीत की तरह बात के धनी किशन चाचा के वचन की लोग गारंटी लेते थे। कहते थे बंदूक की गोली बदल सकती है पर किशन की बोली नहीं। किसे पता था कि यही आने एक दिन उनका जीवन यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर किशन की जगह पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाले बोझ से अधिक न थी परिवार में। वो जब तक खर्च करते तब तक जरूरी होते और धीरे धीरे कब गैर जरूरी होते जाते वो खुद ही ना जान पाए थे। उन्हें ना विवाहित कह सकते थे ना विवाहित। रंग रूप में पुरुषोचित आदर्शों पर खरे किशन गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ न थे। उनका कमरा बस सफाई के नाम पर खुलता और बंद होता। दीवार पर टंगी उनके विवाह की एकमात्र श्वेत श्याम तस्वीर ही थी स्त्री का अस्तित्व उस कमरे में। चाची को तो उसके स्मृतियों में भी बड़ी धुंधली सी याद थी। उन्हें उसने कभी अपने घर में न देखा था। चाचा की जिम्मेदारी रोटी पानी सबको बोझ लगता, पर चाचा को कोई कभी बोझ न लगा। वो हर सिंगार के पेड़ के नीचे पड़ी टीन के नीचे ही लेटते थे। उनकी खटिया और वो जगह ही उनकी दुनिया थी। जमीन पर पड़े फूल और चाचा में कभी कभी उसे बड़ा साम्य लगा। अघोरी थे, पूरे गृहस्थ होकर भी सन्यासी। रात को जब निखिल घर लौटा तो आग तापते किशन ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, लल्ला, बात मान ले, गुस्सा थूक, जाकर बहू को घर ले आ अपने। निखिल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, भुगत तो रहा हूं आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज ठाठ से दूजा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। फिर व्यंग से बोला, समझा भी कौन रहा है मुझे? आप, जिसका घर द्वार कभी बसा ही नहीं। सही चोट किए होले भतीजे। लो पुरुष माने जाने वाले किशन चाचा आज सिर झुकाए आंखों आंसुओं से सजाए बैठे थे। वो काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि इस आंगन में दूसरा किशन और बने। अगर तुम्हें किसी की अदबियाई लड़की छोड़ना पौरुष लग रहा है तो ना मानते हमारी बात। कौन सा हमने दुनाली लगा दिए थे तुम्हारी कनपटी पे? कहते कहते फौलाद से किशन काका उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती से पिघलने लगे। निखिल अपने जीवन में पहली बार उनका ये रूप देखकर पसीज उठा। उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन न था। 6 फुटा फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ न खाया वो बोली से दहल उठा। निखिल, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी, पर उसमें बड़ी ऐंठ थी और मुझ में अपनी बात की टेक थी। मैं श्रवण कुमार तो बन लिया पर अपनी माँ का, पर उसका पति न बन पाया। बस अपनी बात का धनी हाथ लगा मेरे। वो होती तो हम एक दूसरे का सहारा होते, परिवार होता। आज बुढ़ापे की देहली छूने जा रहा, मगर क्या जीवन है मेरा, दूसरों का पर बोझ हूँ। किशन चाचा के दिल का फोड़ा आज उसने सामने फूटा था। तो मवाद ज्वालामुखी के लावे सा बह रहा था। निखिल ने सपने में न सोचा था कि हंसमुख चंचल नदी से बहने वाले किशन चाचा के मन की तलेटी में इतना दुख की गाद जमा थी होगी। उसने उन्हें जी भरकर रो लेने दिया। चाचा के मन का ज्वार अब मंद पड़ चुका था। वो खुद को संयत करके बोले, निखिल, जो गलती मैंने की उसे तू मत दोहराना बेटा। गलती कैसी चाचा?
उसने हैरानी से कहा। किशन चाचा उस पल में न जाने कितने बरसों पीछे लौट गए। शून्य में देखते हुए बोले, मैं अपने विवाहित जीवन की रत्ती रत्ती बात अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता की बेताल ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर न किया। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना ज्यादा अधिकार किया कि मुझे अपनी छाया के बाहर निकलने ही न दिया। माँ की जिद में उसे देश निकाला दे दिया। अगर समझाया होता तो आज अमर बेलसा दूसरों की गृहस्थी पर न पल रहा होता। वो घर होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने होते। जीवन साथी की जरूरत इस उम्र में सबसे ज्यादा होती है। समय रहते आंख खोल ले। उसने जो चाहा सो किया, जो दिखाया सो देखा। ये भाप भी ना पाया कि उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, जिसे आग पानी की कसमें खाकर अपने साथ लेकर आए हूँ। तो खुद ही देख ले अब कौन मेरा है और मैं किसका हूँ। निखिल ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उन्हीं की चारपाई पर लेट गया। गृहस्थी का मर्म चाचा के चेहरे की लकीरों में किसी नदी के भंवर सा घूम रहा था। वो धीरे से बोला, चाचा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, दादी बाबा तो कब के गुजर गए। ये चाची को न लाने की विषम प्रतिज्ञा कब तक निभाओगे? ले क्यों नहीं आते? वो भी तो निभा रही है निखिल, जाने जिंदा है ये भी कि नहीं। चाचा आसमान की ओर ताकते बोले। अगली सुबह चाचा देर तक सोए। आंगन में चहल पहल कम थी। निखिल की मोटरसाइकिल भी जगह पर थी। वो नित्य नियम को मंदिर चले गए। 3 दिन हुए, निखिल की शक्ल ना दिखी थी। उन्हें तो भाभियां यूं भी नाराज रहती। सबको उनके खाली कमरे की जरूरत थी, पर उन्होंने उसे पूजा के फूल की तरह किसी को न सौंपा। खाने की थाली देने आए बच्चों उनसे महीने का खर्च भिजवा देते भीतर। निखिल को गए आज 5 दिन हो गए थे। मंदिर में चाचा ने आज दिया जलाया, उसकी घर गृहस्थी की कुशलता का। गोधूली के बाद घर पहुंचे तो पाया उनकी खटिया आज हर श्रृंगार के नीचे ना थी। आंगन में अजीब सी रौनक थी। कोने में हंसी ठिठोली थी। आंगन के तार पर निखिल के मैले कपड़े देखकर उन्हें भारी राहत मिली। अरे निखिल, बहू ले आया क्या? उन्होंने ऊंचे स्वर में पूछा। हाँ चाचा, वो बाहर आते हुए बोला। उसके पीछे बहू भी चली आ रही थी। उसने धीरे से आंगन की बत्ती जला दी। किशन को बरसों बाद भी कोने की भीड़ में वो चेहरा ना जाने क्यों उन्हें दिखने लगा, थोड़ी चांदी के साथ। शायद बहू आने की खुशी में बोरा गया हूँ मैं। उन्होंने अपने सिर में खुद ही चपत लगाते हुए कहा। चाचा अपने कमरे की चाबी दीजिए। निखिल उनके चरण स्पर्श करते हुए साधिकार बोला। बहू को मुंह दिखाई चाहिए। हाँ हाँ, आज तूने मेरी बात मानकर मुझे बेमोल कर खरीद लिया। उन्होंने जेनऊ से निकाल उसे सहर्ष देते हुए कहा। मगर ये क्या? बहू तो उनके पैर छूकर सीधे रसोई घर में लौट गई। वो अपनी खटिया आराम करने के लिए खोजने लगे। ना मिलने पर बाहर चबूतरे पर बैठ गए। देर रात उन्हें निखिल ने खाने को आवाज लगाई, तब पाया कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। साफ सुथरी खिले हुए हर श्रृंगार की महक आज उस बंद कमरे की सीलन निकाल कर साधिकार घुस रही थी। चांद की छन्नी रोशनी में चुंदड़ी की साड़ी पहने एक अजनबी आकृति थाली लिए उनकी ओर बढ़ी तो घबरा कर कमरे की ओर उल्टे पैर लौट पड़े। कमरे में बल्ब की रोशनी में पाया कि ये आकृति निखिल की बहू नहीं, उनकी सहधर्मिणी फूलमती कुमारी की थी। बरसों बाद इस तरह सामना होने पर वो मौन रह गए। आंसू दोनों ओर थे। उम्र के निशानों पर विरह के प्रतीक स्पष्ट थे। खाइए ना। वह साधिकार आवाज सुनकर वर्तमान में लौटे। आंगन में हाथ धोते हुए उन्होंने जोर से आवाज लगाई। निखिल, क्या है यार? चाचा वो शर्ट पहनता हुआ आया। बहू नहीं लाया? लाया हूं ना चाचा, आपकी भी और अपनी दादी की भी। उस दिन आपकी बातें और आपकी सुनी आंखों ने मुझे विरह की बड़ी विकृत तस्वीर दिखाई। मैंने कसम खाई कि दुल्हन की सकत चाची की भी वापसी होगी। आपकी हालत के जिम्मेदार वो प्रतिज्ञा है। आप मुझ में
खुद को देख रहे थे, तो क्या मैं आप में खुद को नहीं देख सकता? पापा की आंखों में आंखें डाल, इतिहास नहीं दोहराया जाएगा कहकर ससुराल निकल गया था। उस दिन पता तो मालूम था, चाची दुल्हन के साथ मुझे देखकर पहले तो पहचान ही ना पाए, तो जब लिपट कर रोई तो हमने वचन ले लिया साथ चलने का। अब उस कमरे में उसकी मालकिन का स्वागत कीजिए। अब हम अधवियाए नहीं हैं, जीवन साथी के साथ का जगमग दिया दोनों फिर का अंधेरा दूर कर चुका था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।